बहुरतन मनोहर कांतियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाभज विभूषित भूति भवं भव भाव विभावित भिन्न पद प्रभु चित्त समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भव सागर मज्जन भीतिनुतं प्रतिपादित संततिकार्मिदम् विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमणेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधि सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणि द्युतिशुभ्रग विषयादि महाभयवरण हर निज कांति विलोमित चंद्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनैकुल सिद्धि भीति पदं गुण गौरव गर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमल पातलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः परम गुरुवेभ्यो नमः परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः हर हर महादेव सर्वेभ्यो नमो नमः। कल के विषय में अगर किसी को कुछ जानना है तो बातचीत कर लेते हैं। कल गुरुजी ने बुध और राहु से बनने वाले ग्रहों के ग्रहण योगों के बारे में बताया था और राहु से बनने वाले जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण योग आदि या बुध पर बनने वाला योग, गुरु पर बनने वाला चंडाल योग आदि के विषय में बताया। तो अगर कोई जानना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जी चर्चा कर ले। सुरेंद्र जी कल क्लास हुई थी क्या? जी कल कक्षा हुई थी, गुरुजी आए थे 8:20 पे आ गए थे गुरुजी। और कल हम प्रतिपदा थी, क्लास नहीं होगा बोल के हम ज्वाइन नहीं हुए थे। जी हम भी इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। जी हमने लिंक तो डाला था पर कोई आया ही नहीं था, तो गुरुजी आ गए समझ के हम नहीं आए। जी 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 एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कल क्या पढ़ा गया तो उस पे। जी जैसे कि गुरुजी ने कल बताया था कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो सूर्य देव को आत्मा का स्वरूप माना जाता है। अगर सूर्य आत्मा पर ही ग्रहण लग जाए तो यानी इंसान की आत्मा को ग्रहण लग जाएगा, तो वो सूर्य ग्रहण होगा। और मन पर ग्रहण लग जाए तो चंद्रमा का ग्रहण होगा। तो मानसिक विकार उत्पन्न होंगे मन से लगने वाला चंद्रमा को ग्रहण, यानी राहु से आच्छादित होने पर चंद्र ग्रहण होगा। तो हम पहले सूर्य ग्रहण के बारे में देखते हैं।
सूर्य को जब राहु द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है, यानी ग्रहण योग बन जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति में आत्मा को ग्रहण लग जाता है। तो उस व्यक्ति में आत्म बल की कमी हो जाती है, आत्म विश्वास कम हो जाता है। तो ये एक योग या पिता को भी कष्ट आदि हो सकते हैं। और जैसे जिस जिस भाव पे ये योग बनेगा, तो उस भाव से संबंधित चीजों में कमी या सुख में कमी आदि हो सकती है। चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण यानी मन पर ग्रहण लगने पर मानसिक पीड़ा होगी। मन और माता को भी कष्ट इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा माता के भी कारक है, तो उनको भी कष्ट होता है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि राहुदेव और केतुदेव से संबंधित ये योग, अगर केतुदेव और चंद्रदेव की युति होगी, तो ये प्रभाव में गुरुजी के द्वारा बताया गया था कि केतुदेव उस चीज को उससे ध्यान ही हटा लेते हैं, यानी उस चीज में वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसको छोड़ दो, उसमें वैराग्य छोड़ दो कि ये वाली चीज नहीं मिलने वाली है, इसके वैराग्य ले लेते हैं। पर राहुदेव उसको क्या करते हैं, उसको फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार उसी के तरफ ध्यान लेते हैं, क्योंकि छाया है तो छाया में वो चीज ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चंद्र ग्रहण अगर राहुदेव से आच्छादित हुआ, राहुदेव से बन रहा है, तो वो उसमें मानसिक पीड़ा को बढ़ा देंगे, मन में वो चीज बार बार उत्पन्न होगी, ऐसे विचार बार बार उत्पन्न होंगे, तो वो राहुदेव से होगा। और अगर राहु केतु के साथ हुआ, अगर केतु देव के साथ हुआ, तो वो उसमें वैराग्य उत्पन्न कर देंगे जी। और उसके बाद अब गुरुजी ने जो बताया था कि बुध के साथ अगर राहु देव आ जाए, तो ऐसे योग का नाम होगा जड़ योग, क्योंकि बुद्धि के ऊपर राहु देव अपनी छाया से उसको ढक देंगे, बुद्धि का कार्य बंद हो जाएगा। वाणी के कारक भी बुध देव है, तो वाणी पर भी कटुता आ जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वाणी से मतलब बोलने में भी दिक्कत आती है, और बुद्धि सही से नहीं चलती। सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह का बुध देव पर प्रभाव होता है, तो वो राहु देव का होता है। राहु देव बुध को बिल्कुल ढक देते हैं, बुद्धि बिल्कुल नहीं चलती जी। दीपक कुछ पूछना चाहते हैं जी, दीपक जी बोलिए। जी मैं पूछ रहा था, जो चंद्र ग्रहण योग से जो पीड़ा होती है, उससे निजात कैसे मिल सकती है? जी, इसके बारे में गुरुजी ने पहले भी बहुत बार बताया जी। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी साष्टांग दंडवत, गुरुजी का आगमन हो गया जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव हर हर महादेव। जय माता दी गुरुजी। इस चीज पे चर्चा करनी। गुरुजी आप आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। चर्चा किस चीज? जी गुरुजी कल वाली जो पढ़ाया गया था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे गुरुजी। कल ग्रहण योग के बारे में बताया था आपने, और जड़ योग के बारे में बताया था, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे गुरुजी।
गुरुजी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। गुरुजी लेफ्ट हो गए। जी दीपक जी, जैसे आपने पूछा कि गुरुजी ने इसके बारे में पहले भी बहुत बार बताया है, मैं फिर से उसको पुनरावृत्ति गुरुजी के मार्गदर्शन अनुसार बताऊंगा। गुरुजी ने जैसे बताया कि इसमें क्या होगा, जब हम अपने चंद्रदेव को मजबूत करेंगे तो हमें शिव उपासना करनी होगी। शिव जी का दुग्ध से अभिषेक या जल से अभिषेक करना होगा। तो जैसे ही हम शिव उपासना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शिव उपासना करेंगे, तो हमारे मन के विकारों को शिव की कृपा से वो विकार खत्म हो जाएंगे और मन फिर से शीतलता प्राप्त कर लेगा, सही हो जाएगा। जी सुरेंद्र जी, और वो नारियल वाला उपाय भी बताया था ना, वो भी बताइए। जी, नारियल वाला उपाय भी तो बताया था, वो शनिवार को या ग्रहण काल में ही करना है, ऐसा गुरुजी ने बताया था। और इसमें क्या लेना है आपने, 9 सिक्के लेने हैं, कोयला लेना है लकड़ी का, थोड़ा सा नमक और सवा एक पाव माश की दाल लेनी है, काला कपड़ा और एक पानी वाला नारियल। इसकी पोटली बना के 9 बार सिर पर से घुमा के पानी में सुरेंद्र बहा जी, देना है। सुरेंद्र जी 7 बार अपने ऊपर जी से जी सात बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जी गुरुजी जी। हाँ, फिर से ध्यान दे दीजिए जो लोग नए हैं। उड़द की दाल, उड़द की काली उड़द होती है, साबुत उड़द ले ले, 1.25 पाव, 1 पाव से थोड़ा ज्यादा, काला कपड़ा, एक नारियल, 9 सिक्के का, लकड़ी का कोयला, जो लकड़ी जल जाती है तो काला सा कोयला होता है, लकड़ी का कोयला और नमक। अगर डाले वाले नमक मिलते पहले, जो बूट नमक होता है वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आजकल जो पिसे हुए नमक आते हैं उस नमक को रखें। और एक नारियल रख लिए, काले कपड़े के ऊपर नारियल रख लिए, उड़द की दाल रख लिए काली वाली, 9 रुपया रख लिए, नमक रख लिए, लकड़ी का कोयला रख लिए, और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक भाई 7 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें, बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे जो है राहु का प्रकोप शांत होता है, इससे राहु का प्रकोप शांत होता है, राहु का प्रकोप, शनि का प्रकोप इससे शांत हो जाता है। राहु अगर सूर्य अथवा चंद्रमा पे ग्रहण योग बना रहे हैं, उसके लिए जो दूसरा उपाय हम बताए थे, या शनि से कई बार चंद्रमा दृष्ट है या शनि से युत है, बीच योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक, चंद्रमा को पूर्णमासी के शाम चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य कैसे दे, दूध और जल से मिश्रित, दूध और जल से मिश्रित, जल में थोड़ा सा दूध मिला ले या दूध में जल मिला ले, चंद्रमा को अर्घ्य दे। भगवान शिव की आराधना से चंद्रमा संबंधित सारा दोष, सारा विकार ठीक हो जाता है। राहु ज्यादा परेशान करते हैं तो ये टोटका है, जो जल में प्रवाहित करने वाला है वो टोटका है। दूसरी चीज, मंदिर में जाए, क्योंकि राहु जहां होते हैं उसके 7वें केतु होते हैं, जहां भी राहु होते हैं उसके 7वें केतु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में
मंदिर में जाएं, साफ सफाई का कार्य स्वयं करें। अगर आप नहीं कर सकते किसी कार्य कारणवश, तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको कुछ द्रव्य, वस्त्र या अन्य इत्यादि का दान दें, मीठा दे दें, और मंदिर में जाके एक ध्वजा अथवा घंटा इत्यादि बांध दें। ध्वजा या घंटा इत्यादि बांध दें। इससे जो है राहु जनित विकार दूर होता है। इससे जो है राहु जनित विकार या केतु जनित विकार, राहु केतु से जो पीड़ा होती है वह दूर होती है। और भगवती दुर्गा की आराधना, भगवान शिव की आराधना से भी राहु केतु अशुभ प्रभाव छोड़ करके शुभ प्रभाव देने लगते हैं, क्योंकि राहु अत्यंत बलवान ग्रह है। राहु अत्यंत बलवान ग्रह है। तो ये करते हैं क्या, सिर्फ मंगल से अर्थात हनुमान जी से काबू में आते हैं, या भगवती दुर्गा को अभिष्ट देवी मानते हैं, भगवती दुर्गा, काली, इनको अभिष्ट देवी मानते, इनके पूजा अर्चना से राहु जनित विकार भी खत्म होता है। किसी के कुंडली में, किसी जातक के कुंडली में अगर राहु केतु से काल सर्प दोष बन रहा है, वह काल सर्प दोष ज्यादा प्रभाव दे रहा है, व्यक्ति ज्यादा परेशान हो रहा है, तो उससे मुक्ति हेतु काल भैरवाष्टक मंत्र का 108 बार पाठ करके हवन करने से जन्म कुंडली में काल सर्प योग का विनाश होता है। काल सर्प योग अगर किसी की कुंडली में बन रहा है, जातक ज्यादा परेशान है, तो काल भैरवाष्टक मंत्र का 108 बार पाठ करें और हवन करें। हवन में थोड़ा सा नमक, हवन सामग्री में थोड़ा सा नमक डालें, और नमक डाल के हवन करने से भी राहु जनित विकार से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की रुद्राभिषेक, भगवती दुर्गा या काली जी। गुरुदेव, हवन करते समय कौन सा क्या करना चाहिए? जी, हवन में क्या हुआ, संतोष जी फिर से बोले। हवन के लिए कौन से ग्रह के मंत्र बोलने? काल भैरवाष्टक मैंने बोला ना, काल भैरवाष्टक। अगर राहु से जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, सारे कार्य विलंब हो रहे हैं, राहु ज्यादा प्रसारित कर रहा है, तो काल भैरवाष्टक नामक मंत्र का पाठ करें। आप सर्च कर लेना काल भैरवाष्टक। वैसे एक दो लाइन में बोल देता हूँ कि देवराज सेव्यमान पावनांगी पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग विंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधीनाथ काल भैरवम भजे। इसी ढंग से इसका पाठ किया जाता है। छंद का लय यही है। फिर से देख लीजिए, आप लोग YouTube से भी सर्च कर सकते हैं काल भैरवाष्टक। अगर जिनके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, तो उसमें नवग्रह स्तोत्र के बगल काल भैरवाष्टक दिया गया है, तो उसका भी पाठ करने से काल सर्प कितना पाठ, 108 बार पाठ करके हवन करने से। पढ़ने का लय यही होगा कि देवराज सेव्यमान पावनांगी पंकजम यस्त्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारद योग विंद वंदितम दिगंबरम काल भैरवम भजे। संतोष जी, और किसी की कोई शंका? गुरुदेव, गुरुदेव जो आपने बताया, हाँ बोले। हाँ, तो वो एक दशांश करना, एक दशांश करना।
संतोष जी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोले। गुरुदेव हवन 1 दशांश करना चाहिए, कितना करना चाहिए? हवन जो है दशांश दशांश। दशांश जितना हाँ दशांश 10वां भाग। दशांश से ज्यादा ये है तो बढ़िया ये परिणाम होता है, लेकिन कम से कम दशांश जी जी गुरुदेव। उसका 10वां अंश। हाँ अभी और एक अभी आप बोल रहे थे संतोष जी, और किसी का प्रश्न संजय जी शायद बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, बोले प्रश्न करें। हाँ मैं बोल रहा था गुरुदेव, ये देखो कुंडली में राहु कैसे दृष्टि डालता है? उल्टी गिनना पड़ता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज गिनना पड़ता है राहु? संजय जी प्रश्न समझ में नहीं आया, दोबारा प्रश्न करें। हाँ, आपने अभी कुंडली में लग्न में राहु है बोला क्या, तो उसको कैसा द्वितीय भाव से गिनने का है या द्वादश भाव से गिनना है? है राहु केतु सबके ही कुंडली में होता है। ये नवग्रह जिनके जिनके हैं सबके 9 हैं, लेकिन ये विशेष पीड़ादायक सप्तम है। सप्तम में बैठे हैं तो लग्न को देखते हैं। नहीं गुरुदेव मैं क्या बोल रहा था कि लग्न में राहु है बोला क्या, तो अभी दूसरे घर से गिनना है क्या, द्वादश घर से उसकी दृष्टि देखनी है राहु की? नहीं दूसरे घर से नहीं, जिस भाव में वही घर पहला होगा। जैसे मान लो लग्न में है ना, तो लग्न 1, दूसरा भाव 2, तीसरा। अब यहाँ से पंचम भाव, 5वीं दृष्टि राहु की पंचम भाव पड़ती, ज्ञान और संतान है, कोई ज्ञान और संतान पे पड़ती है। राहु उल्टा चलता तो यहाँ करते हैं क्या कि ज्ञान और संतान में हानि जी। लेकिन अगर यही जो है राहु बलवान होकर बैठता है तो ज्ञान और संतान वृद्धि कर देता है कई बार। लेकिन चूंकि 5वीं दृष्टि संतान भाव पे पड़ती है, तो इसलिए राहु कर लीजिए संजय जी। राहु अगर लग्न में माइक बंद कर तो आप बोल लो, यस बंद कर तो आप बोलो। राहु सीधा चलता है क्या उल्टा चलता है कुंडली में? राहु एक्चुअली जहां भी बैठता है उसकी चाल तो दृष्टि नहीं होगी। दृष्टि जो है ना, चौथे 5वें जैसे देखा इसकी चाल वक्री होती है। जैसे अगर 5 नंबर की राशि वृश्चिक राहु है तब वो 3 नंबर मतलब कर्क में आएगा, फिर मिथुन में आएगा। और ग्रह करते हैं क्या, जैसे 5 नंबर में है तो 6 नंबर चलते हैं, तो इनकी चाल वक्री होती है, उल्टी चाल राहु केतु की होती है। लेकिन दृष्टि जैसे और ग्रहों की होती है वैसे होती है। संजय समझ में आया? हाँ ये सुन था गुरु देखो ऐसा है कि चाल वक्री होती है, मतलब और ग्रह जो है, जैसे मान लो सूर्य को ले गया तो सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। ये जो है मान लो जिस भी राशि में है, जैसे आज का ही मान लिया जाए तो सूर्य मकर राशि में है, तो अब मकर राशि में कुंभ में आएंगे, कुंभ के बाद मीन में आएंगे, मीन के बाद मेष में आएंगे, तो इनकी चाल ऐसे चलती है। लेकिन जो वक्री ग्रह होते हैं वो उल्टी चाल चलते हैं। तो अगर यही स्थिति मान लो राहु की होती, तो राहु अगर मकर में होता, अगर राहु मान लो अभी मेष में है, तो मेष में से ये जो है वृष में नहीं चलेंगे, अबे मीन में आएंगे। मीन में आएंगे, मीन के बाद कब आते हैं, जब इनका 18 महीना पूरा हो जाता है। 18 महीने के बाद ये फिर मीन में आएंगे, मीन के बाद कुंभ में आएंगे, कुंभ के बाद मकर में आएंगे, और ऐसा नहीं कहेंगे मेष के बाद वृष में। हाँ ये इनकी चाल ऐसे नहीं होगी कि मेष के बाद वृष, वृष के बाद
मिथुन, मिथुन के बाद कौन? कर्क, कर्क के बाद सिंह, सिंह के बाद कन्या, ऐसा नहीं होगा। चाल उल्टी होती है, लेकिन दृष्टि जो है, दृष्टियों की गणना सभी ग्रहों की होती है वैसे होती है। अच्छा ठीक है गुरुजी। अब उसमें क्या होता क्या, देखो राहु के, संजय मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? देखो मैं कहीं हमारे यहाँ नेटवर्क के प्रॉब्लम चल रही थी जियो में, हमने फिर वोडाफोन का नेटवर्क लगाया, हमारे पास वोडा भी सिम है, तो वोडा में भी दिक्कत आई, तो मैं थोड़ा अभी मौसम भी वो है शरद का, मैं और है, फिर भी आवाज में दिक्कत आ रही, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो कल तक में रहूंगा, तो कल के बाद से फिर आप लोगों को नियमित बढ़िया से क्लास चलेगी। तो थोड़ा सी दिक्कत है, तो है क्या, राहु केतु करते हैं क्या जानते हो, कितने भावों को प्रभाव में लेते हैं? राहु जहां बैठता है वहां से, जिस घर में बैठा है, फिर 5वीं दृष्टि, फिर 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। केतु जहां बैठा है, केतु जहां बैठा है वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तो 3 घर ये, 3 घर ये, 6 घर, और बैठे वाले 2 घर, जहां ये बैठे हैं 2 घर ये, तो राहु केतु मिलके कुंडली के 8 घर को प्रभावित करते हैं, 8 घर को प्रभावित कर देते हैं ये, ठीक है। चले, और उस पे और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न का शंका समाधान कर लीजिए। अभी आप लोगों की बात किस पे चल रही थी? हाँ ठीक है, संजय जी प्रश्न करें, उसके बाद अमित जी, पहले संजय जी प्रश्न कर लीजिए, फिर अमित जी कर लीजिए। जैसा कि आपने बताया कि 2 घर और देते हैं, 5, 7, 9 इनकी दृष्टि के अलावा 2 घर, एक जिसमें बैठे हैं वो एक उससे आगे का या उसके पीछे का? देखो मान लो राहु इस समय किस पे है, मेष पे है, और केतु कहाँ है, 7 नंबर पे। अभी वर्तमान कुंडली, संजय जी समझ रहे ना, अभी वर्तमान कुंडली को मान लिया जाए तो राहु कहाँ बैठे हैं, मेष पे 1 नंबर की राशि पे, केतु कहाँ है, 7 नंबर तुला पे, ठीक है। अब यहीं से राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि देखो, तो राहु जहां बैठे हैं, तो एक तो पहली बात, जिस भाव में बैठे हैं 1 नंबर राशि, अब वो जिस भाव में बैठे हैं वहां की दिक्कतें करेंगे, फिर वहां से 5वीं दृष्टि पड़ रही है तो वहां की करेंगे, ठीक है। फिर 7वीं दृष्टि केतु वाले घर पे पड़ रही है, उस भाव पे भी प्रभाव देंगे। उसके बाद 9वीं दृष्टि, तो 4 घर हो गया। अब केतु जहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस पे प्रभाव देंगे। उसके बाद उनकी भी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। मान लो राहु के ही मान लो, राहु पहली बात मान लो किसी की मेष या काल पुरुष की कुंडली हम लेते हैं, लग्न में बैठे हैं, तो पहली बात तो लग्न को दूषित कर रहे हैं, लग्न में अपना प्रभाव दे रहे हैं। फिर ज्ञान और संतान भाव में दिक्कत दे रहे हैं, ज्ञान और संतान भाव के बाद फिर 7वां घर, जाया घर, शादी घर, बिजनेस घर, शादी पत्नी भाव पे दिक्कत दे रहे हैं, पत्नी से मनमुटाव या पत्नी क्रोधित कर रहे हैं। उसके बाद भाग्य भाव को, अब लग्न में बैठ के 2 घर तो जो है 7 और 1 नंबर, लग्न और 7वां घर, 2 घर तो केंद्र का हो गया, 2 घर त्रिकोण के ले लिए, 2 घर त्रिकोण के ले लिए, कौन कौन, ज्ञान, संतान और भाग्य, ज्ञान, संतान और भाग्य, 5 और 9, तो इधर 4 घर बर्बाद किए। अब केतु के ले लो, केतु एक तो पत्नी घर में बैठे हैं, जब काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर राशि पे मान लो लग्न में ही राहु बैठे हैं, तो उसके ठीक 7वें घर पे तुला में केतु बैठेंगे। अब केतु करेंगे, एक तो तुला का मतलब 7वें घर को पे जो है
गलत कर रहे हैं। अब केतु का क्या, अच्छा राहु का क्या काम होता है, जिस भाव पे दृष्टि होती है या जिस भाव में होता है वहां से विच्छेद कराते हैं और उस चीज की लालसा बढ़ा देते हैं। एक तो विच्छेद होता है, फिर उस चीज की लालसा बढ़ती है, उस चीज की चाहत बढ़ती है। और केतु करते हैं क्या, केतु उससे विच्छेद ही करा देते हैं। केतु जो है, इसीलिए कई बार केतु के कारण जो है संन्यास योग का निर्माण हो जाता है। कई बार लोग जब उस चीज का प्रयास करते हैं नहीं मिलता है तो उससे संन्यास ले लेते हैं। लेकिन राहु करता है क्या, उसकी प्यास बढ़ा देता है, हर जतन करेगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए। राहु करेगा हर एक अच्छा बुरा सारा जतन करेगा उस चीज को। मान लो अगर किसी के चौथे घर में राहु है तो चौथे घर में माता को कष्ट देंगे, माता को बीमारी देंगे, घर बनाने में दिक्कत करेंगे, भूमि। लेकिन जातक का हर समय दिमाग जो है घर बनाने में ही होगा। उसका घर कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन उस घर में उसको कुछ न कुछ कमी आएगी या कुछ न कुछ कमी बनी ही रहेगी। उस कमी को सुधारने या उसको बनाने के चक्कर में सारी जिंदगी वो बिता देता है। जिनके चौथे घर में राहु है वो बता सकते हैं। अच्छा केतु अब करेगा क्या, तो पहली बात तो सातवें भाव को बर्बाद किया, उसके बाद सातवें भाव में दिक्कत किया और लग्न पे दृष्टि डाला, लग्न को दिक्कत किया। ठीक है, और सातवें से पांचवा जोड़ लो, 1 2 3 4 5। अब ये करेगा कि आय भाव, आय भाव में पांचवी दृष्टि पड़ेगी इसकी। अगर सातवें घर में केतु है तो आय को खराब करेगा। उधर वो कौन कौन खराब कर रहे हैं, लग्न में बैठ के राहु लग्न में खराब किए, क्या कहते हैं, ज्ञान और संतान भाव, पत्नी भाव और भाग्य भाव। केतु करके आ रहा है पत्नी भाव खराब कर रहे हैं, साथ में जाके आय भाव लग्न पे दिक्कत दे रहे हैं। लग्न माने जातक के शरीर पे, और वो जाके दिक्कत कहाँ दे रहे हैं, आपके आय पे। आय जो होती है, आय पे दिक्कत दे रहे हैं। आय एकाएक नहीं रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी, कभी बहुत बढ़िया, कभी घूस। और अब वहीं से 5 हो गया, 7वां भाव लग्न पे पड़ा और 9वां भाव कहाँ पड़ा, भाई बंधु पराक्रम पे। हाँ, तो भाई बंधुओं से भी मतभेद करा देंगे और पराक्रम पे भी दिक्कतें कर देंगे। तो अवित किए 8 घर को, समझ गए। इसीलिए लोग राहु केतु से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गुरुजी जो आपने उपाय बताया उड़द की दाल वाला, जी, क्या वो सभी को करवाया जा सकता है? हाँ, अगर राहु से परेशान है, राहु केतु परेशान कर रहे हैं, तब उनके लिए सभी से उपाय करवा सकते हैं। अगर ग्रहण का दिन है, दीपावली का दिन है तो बहुत बढ़िया, नहीं शनिवार का दिन देख सकते हैं। अमित तिवारी जी प्रश्न करें। अमावस के दिन भी कर सकते हैं। हाँ, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। हाँ, प्रणाम प्रणाम तिवारी जी, बोले। गुरुजी ये जो काल भैरवाष्टक का कौन करना है, भैरवाष्टक के मंत्र से हम नहीं, हमने तो एक मंत्र बोला, काल भैरवाष्टक मतलब वहाँ 8 मंत्र हैं। ठीक है, आठों का जो है, बल्कि 8 क्या है, 9वां मंत्र, काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्त, ऐसे कुछ है, ज्ञान मुक्तिदायकम जी, ये फलश्रुति हो जाएगा। हाँ, उसको भी बोलना है, मतलब पूरा काल भैरवाष्टक बोला, काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्तिदायकम। ऐसे करके विशिष्ट हमें भी पूरा अभी याद नहीं है, पहले याद था, बहुत पहले हमने याद किया था इसको, तो लेकिन फिर भी अभी अगर देखेंगे एक बार तो हमें याद आ जाएगा। गुरुजी मतलब ये 9 हाँ, 9, इसको 108 बार, जैसे मान लो आप पहले से शुरू किए, 9 मंत्र बोल गए, काल भैरवाष्टक पूरा हो गया, फिर से आप 1 2 3 ये करके 108 बार बोलो। अब 2 ब्राह्मण मिलके बोलो, 3 ब्राह्मण बोलो, या एक ही ब्राह्मण 2 दिन में पूरा कर लो,
जब आपका काल भैरवाष्टक असतक का संकल्प करके, वैसे अगर आप करोगे ना तो नहीं, उसमें संकल्प दिन तिथि स्थान इत्यादि का उल्लेख करके राहु जनित दोष निवृत्त हेतु तथा राहु से शुभ फल प्राप्ति, राहु से जी। शुभ फल प्राप्ति कामना, ठीक है, जी कि इनसे जो दोष है ना, दोष से मुक्ति हेतु और उनसे शुभ फल प्राप्ति की कामना से, ठीक है। काल भैरवाष्टकम पाठाहम करिष्यत, ठीक है। ऐसा संकल्प लेके हाथ में थोड़ा सा, जो लोग अगर मंत्र पढ़ लेते हैं, जैसे आप लोग आचार्य हैं तो आप लोग सब तो जानते हैं संकल्प का, जो नहीं करना चाहते हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो उनसे ये है कि वो हाथ में जल और अक्षत ले ले, अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, और वो बोले कि मैं फला गोत्र का फला जगह से हम अपने जन्म कुंडली में राहु जनित संपूर्ण विकार के शांति और राहु से शुभ फल प्राप्ति की कामना से काल भैरवाष्टक का पाठ 108 बार या जितना ये पाठ करूंगा, ठीक है। ऐसा संकल्प लेकर, और जो लोग क्या कहते हैं वो आचार्य हैं, उन्हें तो पता है संकल्प का मंत्र, वो आराम से राहु जनित संपूर्ण विकार शांति हेतु तथा राहु से शुभ फल प्राप्ति कामना यथा संख्य काल भैरवाष्टक पाठहम च करिष्यति, ऐसा मंत्र बोल करके अब उसके बाद जो है एक चीज और करें, उसके पहले गणेश जी की आराधना कर लें, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले एक बार गणेश जी की आराधना करें तो विघ्न नहीं पड़ता। नहीं, आप काल भैरवाष्टक का मंत्र शुरू करें, उसी समय कोई न कोई विघ्न पड़ जाएगा, कोई आपको बुलाएगा, कोई घर वाला आ गया, कोई घर में परेशानी आ गई, तो विघ्न न पड़े, निर्विघ्न शांति हो, थोड़ा गणेश जी का पूजन जरूर कर लें, ठीक है। हो सके तो नवग्रह का पूजन करें, हो सके तो नवग्रह का पूजन करके करे तो सोने पर सुहागा बन जाता है। गुरुजी चतुर्थ भाव में शनि चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति किस उसमें है, जैसे मान लो चौथे घर में शनि राहु की युति है, तो वहां राशि कौन सी है? मिथुन लग्न की कुंडली है गुरुजी। मिथुन में राहु बहुत बली हो जाएंगे, माता को यहाँ कष्ट है, माता को कन्या राशि में कन्या लग्न है या राशि, जहाँ यह युति है, जहाँ शनि और राहु की युति है, वहाँ कौन सी राशि बन, कितने नंबर की गिनती से बन रही है? गुरुजी लग्न तीसरी है। नहीं, लग्न मिथुन है। जिस जगह इनकी युति है, सुनो, जिस घर में इनकी युति है वहां कौन सी गिनती लिखी है? 6 नंबर कन्या। अब है क्या कि बुध की राशि है, बुध राहु के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, ठीक है। और ये युति कहाँ बनी है? चौथे घर में। चौथा घर क्या होता है? माँ का घर होता है, सुख सुविधाएं। अब है क्या कि शनि है तो थोड़ा सा घर मकान तो हो जाएगा, कब? येन प्रकारेण, थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा परेशानी होने के बाद घर मकान तो हो जाएगा, लेकिन माँ को बहुत ज्यादा, और घर होगा भी तो घर से बंटवारा, घर का बंटवारा हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, घर बनाने में दिक्कत, घर खरीदने में दिक्कत, और ऐसे घर में नजर भी बहुत ज्यादा लगती है, आस पड़ोस की नजर। और तो और अगर कोई पड़ोसी इनका भाई बंधु भी होता है ना, तो वो भी चाहे परिस्थिति देख के इस घर से जो है दोस्ती करे, लेकिन वो करेगा क्या? इस घर से जलन रखेगा, इस घर से ईर्ष्या रखेगा, और इस घर पे वो भी तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करवाना चाहेगा। मतलब इस घर पे नजर भी ज्यादा लगेगी, इसके बढ़ंत को देख करके इसके अपने आदमी, दुश्मन तो जलन रखे, उसके अपने आदमी भी जलन रखेंगे। माँ का स्वास्थ्य खराब होगा, माँ को गंभीर बीमारी। और है क्या कि ऐसा जातक, अब यहाँ से 7वीं दृष्टि क्या कर्म भाव पे पड़ती है, तो ऐसा जातक जो है
उसकी नौकरी या जो व्यापार कर रहा है तो कई बार चेंज होगा, अलग अलग कार्य क्षेत्र करेगा, अलग अलग जगह, और निवास स्थान पे जब तक ऐसा जातक रहेगा तो उसके घर में कला होती रहेगी, पूरे घर से कला होगी। और जब घर छोड़ देगा, अब करता क्या, राहु उस चीज से ललक बढ़ाता, जैसे ये व्यक्ति घर छोड़ के बाहर रहने लगा, तब अगर ऐसी स्थिति है तो जिस प्रदेश में जन्म है अगर वो प्रदेश त्याग दे या अगर देश त्याग दे, तो अगर ऐसी स्थिति होती तो वो जाके श्रेष्ठ लाभ करेगा और उस धन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने ही घर पे करेगा, अपने परिवार, तब घर वालों से बनेगी। कब? जब अपना घर छोड़ देगा, लेकिन जब तक वो अपने घर में जन्म स्थान पे रहेगा उसका उससे किसी से नहीं बनेगी। घर छोड़ के बाहर गया तो उसके घर वाले भी उससे प्यार करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, और बार बार जॉब छूटेगी, बार बार नौकरी छूटेगी, बार बार कार्य क्षेत्र बदलेगा और निवास स्थान भी बदल सकता है। समझ गए? जी गुरु जी, तो इसके लिए काल भैरवाष्टकम गुरु, हाँ, काल भैरवाष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि ऐसा है ना कि काल भैरवाष्टक वगैरह के तुरंत अगर राहु प्रताड़ित कर रहा तब, क्योंकि ये तो कुंडली में हमेशा रहेगी स्थिति है, तो ऐसे के लिए अगर हो सकते ऐसा जातक भगवती आराधना, भगवती शरण चला जाए या भगवान शिव के संग शरण में चला जाए, तो तब भी जो है संकल्प करके ओम नमः शिवाय जप ही करे या रुद्राभिषेक करे, बार बार महीने में 1 बार रुद्राभिषेक, भगवान शिव के शरण में चला जाए या भगवती आराधना, दुर्गा सप्तशती, या ज्यादा परेशानी हो रही सचंडी यज्ञ वगैरह, इन चीजों का पाठ कराना शुरू कर दे। नवरात्र कुछ न कर सके तो हर एक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कराए, कन्या जिमाए, ये चीजें करने के तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है जी गुरुदेव जी। हाँ, इसका जो दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, सुप्रभाव आने लगेगा, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल बदल जाएगा। मान लो अब कार्य क्षेत्र बदलेगा, लेकिन वहां जाएगा और वहां लाभ पाएगा। जैसे मान लो एक नौकरी छोड़ा या कोई आपने चूड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, आप पंडिताई का बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे है कि आप ज्योतिष भी सीख गए, चूड़ी का कर रहे हैं, आप और चीज कुछ बेचना शुरू कर दिए, कोई आप मतलब जो चीज आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा उन्नत होगी। ठीक है, जब शुभ प्रभाव होगा, और जब दुष्प्रभाव होगा तो उसमें भी बरकत नहीं होगी। वो छोड़ के घर का पैसा आप किसी दूसरे धंधे में लगाओगे, वो धंधा तो पिट ही रहा तो दूसरा धंधा भी पिट जाएगा। समझ रहे हैं ना? दुष्प्रभाव में, सुप्रभाव में है क्या, चेंज तो तब भी होगा लेकिन वो थोड़ा बढ़िया होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, बिजनेस या कार्य क्षेत्र चेंज उसमें भी होगा। मान लो आप कोई छोटी सी नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छूटेगी, नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी तो पकड़ोगे, लेकिन उससे बढ़िया नौकरी, उससे ज्यादा पैसे वाली पकड़ोगे। और अगर वो दुष्प्रभाव देने लगता है तो वो नौकरी छूटेगी, थोड़ा हो सकता है कम पैसे वाली मिले, उससे भी कम मिले, या उससे गई गुजरी नौकरी मिले, ये होगा। तो सुप्रभाव और दुष्प्रभाव में ये अंतर है। ग्रह अपना प्रभाव, ग्रह का जो मूल स्वभाव होता है वो कभी नहीं छोड़ता, ग्रहों की जो भी मूल स्वभाव होता है वो कभी नहीं छोड़ता। बस आप जप करा लो, यज्ञ करा लो, तो उसका होता क्या, उसका थोड़ा परिणाम, शुभ परिणाम और दुष्प्रभाव में यही अंतर होता है। समझ गए संजय जी? जी गुरुदेव जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई और भी प्रश्न है? जी निर्मल तिवारी जी, आपने हैंड शेक किया, बोले प्रश्न करें। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी गुरुदेव, एक बार ये ग्रहण दोष और अंगारक योग के बारे में बता देते थे। ग्रहण दोष, देखो जन्म कुंडली में कहीं पे भी सूर्य अथवा चंद्रमा पे, सूर्य और चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ जाए या केतु की दृष्टि पड़ जाए, राहु या केतु से सूर्य और चंद्रमा युक्त हो जाएं, तो उस स्थिति में ग्रहण दोष बनता है। उस स्थिति में ग्रहण दोष बनता है, अर्थात सूर्य पे, ये राहु केतु क्या है, छाया ग्रह है, सूर्य पे इन ग्रहों की छाया पड़ जाती, तो इनका छाया क्या है, सूर्य का जो प्रभाव होता है
उस प्रभाव को नहीं आने देते जातक के ऊपर। जातक के ऊपर सूर्य का प्रभाव, आज सूर्य है क्या? सूर्य है आत्म सम्मान के कारक, पिता का कारक, धर्म का कारक, ग्रहों का राजा, शासन प्रशासन सत्ता में सूर्य का सहयोग होता है। अब है क्या, इन्हीं चीजों पे अगर ग्रहण बन गया तो अगर पिता के घर में बना तो पिता को बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी, या पिता से जातक की नहीं बनती, पिता के संबंध विच्छेद ऐसी स्थिति बना देते हैं, मान सम्मान की हानि होती है। जातक करता तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसका जो है बड़ा अच्छा नहीं हो, तो कई बार मान सम्मान की हानि होती है। राजकीय प्रशासन से जो सेवाएं मिलती है, जो सरकार से कुछ सुविधाएं मिलती है, वैसी सुविधाएं ऐसे जातक को नहीं मिल पाती। अगर कब सूर्य पे राहु या केतु की छाया पड़ जाए, मतलब दृष्टि पड़ जाए या उनसे युद्ध हो जाए। अब चंद्रमा पे है क्या? चंद्रमा क्या? मन है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा माता का कारक, अगर उस पे छाया पड़ गई, उस पे किसी की परछाई पड़ गई तो चंद्र का प्रभाव जातक पर नहीं पड़ पाता। तो अब होता क्या कि चंद्र दूषित हो गया, तो ऐसी स्थिति में माता को कष्ट, माता को गंभीर बीमारी। जातक का मन हमेशा शांत रहेगा क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन, अच्छा आप पे बहुत सुख सुविधाएं है, बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, बंगला है, आपका मन ही अगर नहीं खुश है तो किस काम का। अब जब मन कंट्रोल हो जाता है तो जातक का सुख, चैन, नींद, मतलब सब कुछ हराम हो जाता है। तो वो ग्रहण दोष बन गया, चंद्र ग्रहण दोष बन गया। समझ गए? जी गुरुदेव। हाँ, तो ये है क्या कि ये करते क्या, सीधा जो है राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ही पकड़ते हैं। सूर्य दिन के कारक हैं, रात के जो है चंद्रमा। अब जब दिन और रात दोनों दूषित हो गए तो ऐसी स्थिति में ऐसी परेशानियां संभव है। अगर सूर्य पे हो गया तो समझ लो पिता को कष्ट, चंद्रमा पे ग्रहण बन गया तो माता को कष्ट, सूर्य पे हो गया तो आत्म सम्मान का नाश होता है, और उस पे हो जाए तो मन का वो होता है, मन अस्थायित्व नहीं होता। ग्रहण दोष का उपाय हमने बता ही दिया, संभवतः सब लोगों के समझ में आ गया होगा जी। और किसी का कोई प्रश्न? संतोष फर्नाडीस जी प्रश्न करें। हाँ 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 हाँ, सॉरी, फडनीस जी। जी जी गुरुदेव, अभी जो राहु है, एक उनकी मिनट में गिनती माइक बंद कैसा? कर। संतोष जी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। संतोष जी आवाज क्लियर है, मैं अपना माइक बंद करूं तो आप बोलो। गुरुदेव, ये जो राहु केतु ग्रह बैठते हैं कुंडली में, उनकी गिनती उल्टी गिनती करना है, सीधी गिनती करना है? जो दृष्टियां होती है 5, 7, 9, वो कैसे गिने? तिरछे गिने? संतोष जी शायद आप कार्यक्रम देखते नहीं, ये चौथी 5वीं बार हुई। अभी अभी आज के क्लास में हमने अभी बताया, हमारे ख्याल से अमित जी का प्रश्न था या संजय जी का प्रश्न। हाँ, संजय जी का प्रश्न था, अभी अभी बताया। देखो फिर से सुन लो, अभी भी अगर कोई किसी को कोई कंफ्यूज है तो फिर से सुन लीजिए। राहु केतु की चाल उल्टी है। हमने अभी तक कुंडली के हिसाब से बताया कि आज अगर मेष में है तो फिर मीन में आएंगे, मतलब 1 नंबर है, फिर 12 नंबर, फिर 11 नंबर कुंभ में आएंगे, फिर 10 नंबर मकर में आएंगे, उल्टी चाल। और ग्रहों की चाल जो है, जैसे मान लो सूर्य है तो सूर्य मेष में है तो फिर जाके वृष में आएंगे, वृष के बाद मिथुन में आएंगे, फिर कर्क में आएंगे, फिर सिंह में आएंगे, कन्या। इस चाल राहु के तो उल्टी चलते, लेकिन दृष्टियां जो होती है, दृष्टियां जैसे सामान्य ग्रहों की होती है वैसे उनकी भी दृष्टियां होती है। जिस घर में बैठे उससे 5वां घर। संतोष जी समझ गए? जी गुरुदेव, समझ गए। अभी मैंने एक कुंडली का उदाहरण, आप लोग या तो फिर देखते नहीं या सुनने में कोई शंका। देखो अभी अभी हमने एक कुंडली का उदाहरण देके राहु केतु के, जैसे एक प्रश्न और आया था 8वां घर, तो वहां पे भी हमने दृष्टि बताया था कहाँ कहाँ देख रहे हैं राहु केतु। अभी संतोष जी सुन रहे थे कार्यक्रम के, कहीं थे आप? जी गुरुदेव, मैं गांव गया था तो। अच्छा, चलो ठीक है, आप नहीं थे। अभी अभी आज के कार्यक्रम में देखो, मान लो अभी मेष राशि पे
राहु हैं और केतु कहाँ है, तुला राशि पे। तो अगर राहु की दृष्टि की हम बात करें तो मेष से पांचवा घर गिनो। पांचवा घर कौन होता है, सिंह। माता का घर। पांचवा घर माता का नहीं, ज्ञान संतान, चौथा घर होता है माता का। चमक। हाँ, अब मान लो मेष राशि में किसी की काल पुरुष में तो मेष राशि होगी, मेष लग्न होगा, लेकिन मान लो आपका वो मेष राशि सुख भाव में बन रहा है चौथे घर में, तो चौथे से 5 घर गिन लो, तो वहां से चौथे से 5वां गिनो होगा। तो 3 आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। आवाज आवाज कट के आ रही है। हाँ, नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है, मैं बताया ना, मैं घर से इसीलिए बाहर जो है कहीं सरद में, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं ऑन किया है, नहीं मैं आपको एक कुंडली बना के दिखाता, क्योंकि मैं घर से थोड़ा बाहर हूँ, अंधेरे में ही खड़ा हूँ, सीट है, फिर भी क्योंकि क्लास का गुरुदेव कल की कक्षा में नहीं, कल तो मैं शायद कल भी वैसी रहेगी, परसों से एक्चुअली है क्या, सुचारू रूप से आप लोगों को वीडियो बना के अब दिखाऊंगा जैसे रोज पढ़ाते थे। लेकिन कल संभवतः मैं रास्ते में रहूं तो दिक्कतें हो सकती है, तो कल दिक्कत हो सकती है। परसों वाली क्लास आपकी नियमित चलेगी, जिसमें हम वीडियो बना के दिखाएंगे आपको बढ़िया जन्म कुंडली बना के दिखाएंगे। अभी मान लो अगर हमने काल पुरुष की कुंडली देखा, लग्न में मेष है और मेष में ही राहु है, तो वहां से 5वां घर कौन पड़ेगा, ज्ञान और संतान वाला। 5वीं दृष्टि ज्ञान संतान पे पड़ी, 7वीं दृष्टि भार्या भाव पत्नी वाले भाव पे 7वें घर पे पड़ी, और 9वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पे पड़ी। ठीक है जी। हाँ, अगर केतु की बात करते हैं तो केतु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है, आय भाव पे, जो हमारा आय होता है, बचत भाव। ठीक है, आय भाव पे पड़ता है, जिससे बड़े भाई बहन का विचार करते हैं। 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ती है, और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है, पराक्रम भाव पे। समझ में आया? जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? किसी का और कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें, नहीं तो हम विषय वस्तु पे आते हैं। एक्चुअली आप लोग, हमने थोड़ा ज्वाइन लेट किया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप लोगों का प्रश्न शुरू था राहु केतु पे, उसी पे हमने बोलना शुरू कर दिया। आज हम आपको पढ़ाने वाले थे कि जन्म कुंडली में अगर 2 ग्रहों की युति हो तो क्या फल होगा, 3 ग्रहों की युति हो तो क्या फल होगा, 4 ग्रहों की युति है तो क्या होगा, 5। और तो और एक बार हमारे इसमें हमारे क्लास में कोई ऐसे हैं जिनके जन्म कुंडली में 7 ग्रहों की युति है। संतोष जी बताएंगे किस किनके कुंडली में थी? गुरुजी 8 वर्ग है, 8 ग्रह है मेरी कुंडली में, मेरी कुंडली में जिगीश उपाध्याय। जी, किनके उपाध्याय जी नाम बताएंगे, किनके हैं? निर्मल जी, जिगीश उपाध्याय। जिगेश उपाध्याय जी की कुंडली में 8 ग्रहों की युति है। देखो 8 ग्रह की युति होती है, 9 ग्रह की युति नहीं होती किसी भी कुंडली में, क्योंकि 9वां ग्रह केतु जो है, केतु का होगा क्या। लेकिन ऐसी कुंडली आपको करीब सैकड़ों सालों में एक बनती है, ऐसे हर साल नहीं ऐसी स्थिति हो पाती। ऐसी कुंडली सैकड़ों सालों में, क्योंकि 18 महीने लग जाते हैं राहु को चेंज करने में या केतु को राशि चेंज करने में, 2.5 साल लग जाते हैं शनि को। हाँ, तो ऐसी स्थिति जो है बनती है, चंद्रमा हर एक जो है 2.25 दिन पे राशि चेंज कर देता है। तो मान लो सब ग्रह 7 ग्रह बन गए तो चंद्रमा छटक जाता है। सूर्य 1 महीने पे चेंज कर देते हैं, 45 दिन पे मंगल चेंज कर देते हैं राशि। तो ऐसी चीज बहुत कम, सैकड़ों कुंडलियां देखोगे, सैकड़ों कुंडली में 100 कुंडली में एक कुंडली होती है जिनमें 8 ग्रहों की युति एक ही साथ हो। ठीक है, तो कल अगर संभव हो सकेगा ना
तो कल की क्लास तो देखो हो सकता है देर सवेर भी हो सकती है, सुविधा के अनुसार। तो परसों हम आपको 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति, क्योंकि अभी हम योग पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों के, योग में ही अयोग बनता है क्या, कई ग्रहों की युति या दृष्टि संबंध से योग बनता है। तो अलग अलग अगर योगों का हमने अलग अलग पुस्तकों का निरीक्षण किया तो बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनको आपको पढ़ पाना और समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम भी उतने योग नहीं पढ़े थे, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना था। तो कल मैं निरीक्षण कर रहा था कितने प्रकार के योग जन्म कुंडली में बनते हैं। तो इतने प्रकार के हर एक ग्रहों की युति से कोई ना कोई एक योग बन जाता है। तो हमने निर्णय लिया कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, अलग अलग ग्रहों की युति और अलग अलग फल बता दे। तो योग का नाम भले ही न याद हो, लेकिन आप फलित करने में आपको आसानी हो जाएगा, फलित करने में आसानी हो जाएगा। इसलिए हम 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति, 4 ग्रहों और 8 ग्रहों तक की युति बताएंगे। उसके बाद आपको हम सिखाएंगे प्रश्न की कैसे होता है। मान लो किसी ने प्रश्न कर लिया, चौथे भाव से प्रश्न कर लिया कि संतान कब होगा, विवाह कब होगा, किसी ने प्रश्न कर लिया, विवाह या माता के घर मकान कब होगा, नौकरी के। अभी हम एस्ट्रोसेट पे जब काम करते थे, हमारे पास बहुत सारे जातक और जातिका के ज्यादातर 2 चीजों का प्रश्न आता था कि गुरुजी शादी कब होगी और गुरुजी कैरियर जॉब कब मिलेगा। तो ये 2 प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा प्रश्न, या कभी कई लोग ज्योतिषियों की परीक्षा के लिए मुट्ठी में कुछ ले लेते हैं, बोलते हैं गुरुजी बताओ कि हमारे मुट्ठी में क्या है। तो आप मुट्ठी में क्या है, कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि कई बार होता है जब आप बैठते हैं तो कौन जजमान आपका क्या सोच रहा है, तो उसको भी हम लग्न के हिसाब से बताएंगे। फला लग्न है तो बंदा ये सोच रहा है, पिता के बारे में सोच रहा है, माता के बारे में सोच रहा है, शादी के विषय में सोच रहा है। फला आदमी की मुट्ठी में क्या है, लाल रंग की चीज है, सफेद रंग की है, काली है, नीली है। किसी की वस्तु गुम हो गई, उसे तो हमने पंचांग वाले कक्षा में पढ़ा दिया था कि अलग अलग लग्नों में, अलग अलग नक्षत्रों में वस्तु कहाँ गई होती है। लेकिन फिर भी इसी क्रम में उसको भी पढ़ाएंगे, इसी क्रम में उसको भी पढ़ाएंगे। कोई कोई जातक प्रश्न कर लेता है कि कन्या संतति होगी या पुत्र संतति होगा। किसी गर्भस्थ औरत है, लेडीज है, तो सभी की जिज्ञासा होती है हमारे पुत्र होगा अथवा कन्या होगा। तो आप कैसे फलित करोगे, कन्या होगा या पुत्र होगा गर्भ में। तो इन सब को भी हम आपको लग्न और नक्षत्रों के हिसाब से कैसे बताया जाता है, प्रश्न काल की कुंडली बना के, या कई बार हम कहते हैं नक्षत्र की योग, दिन का योग, प्रहर का योग, ये सब मिला के हम कैसे फलित करते हैं, गुणा भाग करके क्या शेष बचे तो क्या क्या बताना चाहिए। कोई बीमार आदमी की कुंडली आई तो आप आपसे प्रश्न किया कि ये मरेंगे या इनका रोग ठीक होगा, तो आप कैसे फलित करेंगे। तो ये चीज हम सिखाएंगे आपको। फिर अलग अलग भावों को, एक एक भाव को लेके हम पढ़ाएंगे। तो कल की क्लास तो थोड़ा से हो सकता चले या ना चले, परसों से हम आपसे यही आशा करते हैं कि अलग अलग वो करें। निर्मल तिवारी जी प्रश्न करें, आपका हैंड शेक है, निर्मल तिवारी जी प्रश्न करें। जी गुरुदेव, मंगल पर अगर ये राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी अंगारक योग बनेगा? समझ में नहीं है प्रश्न, समझ में नहीं आया निर्मल तिवारी। मैं माइक बंद करूं तब प्रश्न करो। तिवारी जी मैं माइक बंद करूं तब, क्योंकि मेरा भी माइक चालू रहता है, आपका भी माइक, तो उस समय प्रश्न समझ में नहीं आता। मैं माइक बंद कर रहा हूँ, आप प्रश्न करिए। अगर मंगल पर कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी अंगारक योग बनेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। मंगल पे राहु की दृष्टि पड़ जाए तब भी अंगारक योग बनेगा, और राहु पे मंगल की दृष्टि बन जाए तब भी अंगारक योग बनेगा। देखो होता क्या, दुश्मन तो दुश्मन होता है, दुश्मन मंगल क्या, मंगल और राहु में दुश्मन। मंगल है क्या, मंगल सूर्य के सेनापति हैं, देव ग्रहों के सेनापति। दैत्य ग्रहों के सेनापति कौन, राहु। तो अब है क्या, राहु की तो सेनापति करेगा क्या। देखो 2 देशों की अगर लड़ाई, हम भारत और पाकिस्तान को भी ले लें या चाइना या भारत को ले लें,
तो अगर दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उनकी एक अनौपचारिक वार्ता होती है, एक मान मर्यादा है, उसको वो स्थापित करेंगे। लेकिन अगर दो सेना नायक मिलेंगे, राजा का रुख देख के वो करेंगे। अब क्योंकि राहु करता क्या, सूर्य को ग्रहण लगा देता है, तो मंगल जैसे ही राहु को पाएंगे फट से अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे। मंगल क्या, अग्नि है, मंगल आग है, फट से राहु पे प्रहार करेंगे। वो स्थिति क्या, अंगारक योग का चीज। ऐसे में एक्सीडेंट, चोट चपाट इत्यादि घटनाएं बढ़ जाती हैं। तिवारी जी समझ में आया? गुरुदेव। तिवारी जी समझ में आया? गुरुदेव। हाँ देखो, सूर्य से राहु की युति हो तो सूर्य मान मर्यादा सोचेंगे। कोई भी एक राष्ट्राध्यक्ष होता है तो वो आज्ञा तो दे सकता है कि फला राष्ट्र को तबाह कर लो, लेकिन उसके पीछे उस पर प्रेशर होता है कि और भी जो देश हैं वो क्या कहेंगे, वो मान मर्यादा जो नियम बने होते हैं। लेकिन सेना नायक के लिए कोई नियम नहीं है। सेना नायक के लिए एक ही नियम होता है कि अटैक करो, और अगर राजा ने बोला, आपातकाल में स्थिति लगा दिया कि ठीक है बाढ़ आया है तो वहां सहायता पे आ जाओ, राजा का आदेश था उस स्थिति पे लग गया, राष्ट्रपति का आदेश आया तो उस स्थिति पे लग गया कि वो ठीक है सहायता पे आ गया, अटैक की स्थिति पड़ी। अब दुश्मन को पाके तो सेना नायक करेगा क्या, सीधा अटैक करेगा। तो मंगल क्या, मंगल जो है सेना नायक है, पराक्रम के कारक हैं। तो पराक्रम के कारक, अच्छा एक चीज और होता है जिसपे कई बार लोग देखते हो ना, जो पहलवान होते हैं उनको सोचने की क्षमता कम होती है, वो सोचेंगे कम, वो तो सीधा अपनी पहलवानी में इसी बार कई बार ऐसे कहते हैं ना, जिनपे बल होता है उनपे बुद्धि नहीं होती, और जिनपे बुद्धि होती है उनपे बल कम होता है। ये प्रभु का, तो मंगल करेंगे सीधा अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे तो उसकी स्थिति क्या, अंगारक योग। समझ गए? जी जी चले, आज का क्लास तो ऐसे चला गया, जो पढ़ाना चाहते थे वो नहीं पढ़ा पाए और प्रश्नों में चला गया। किसी के एक आध प्रश्न हो तो और कर लीजिए, फिर सभा को विराम देते हैं। किसी का कोई और भी प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। संजय उपाध्याय जी प्रश्न करें। गुरुवर संजय अगर उपाध्याय। लगन में, जी गुरु, लगन में कर्क लगन में सूर्य केतु और गुरु बैठे हुए हैं तो क्या उन्हें अच्छा फल प्राप्त करेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए सब लोगों, देखो चूंकि इस समय चार्ट नहीं बना पा रहा हूँ, जहाँ हूँ अंधेरा भी है और मैं एक्चुअली घर से बाहर हूँ, नेटवर्क नहीं काम है, चार्ट बना के देखो। कर्क लग्न है, चंद्रमा की लग्न है, वो बैठे हैं, गुरु बैठे हैं जी और गुरु जी। केतु बैठे, केतु बैठे। देखो अब है क्या कि बहुत बढ़िया, केतु करते हैं क्या, कुजुवत प्रभाव देते हैं, जल्दबाजी वाला कुजुवत प्रभाव देते हैं, गुरुवत दृष्टि रखते हैं। अब जहां केतु हो उससे 7वें भाव में राहु होगा, तो राहु की दृष्टि जैसे लग्न में पड़ी, राहु की दृष्टि जैसे लग्न में सूर्य को ग्रहण लगती है, गुरु को गुरु चांडाल दोष लगा दिए, न गुरु परिणाम देने में सक्षम रह गए, न राहु ओ न सूर्य। संजय जी समझ में आया? संजय जी समझ पा रहे हैं? कुंडली शेयर करिए। उन्हें चार्ट पे कुंडली हाँ गुरुदेव। एक मिनट देखो, मैं कुंडली खोलता हूँ आपकी, अगर चार्ट में आ गई तो। अब देखो ये कर्क लग्न की कुंडली आ गई हमारे सामने, सब लोग को दिखाई दे रही है? जी गुरुदेव। और लग्न में ही सूर्य है, गुरु है, केतु है, और ठीक 7वें भाव में राहु है। तो राहु करेंगे क्या, राहु की दृष्टि जैसे गुरु पे पड़ी तो गुरु चांडाल दोष, गुरु जबकि अपने मित्रवत उसमें है, तो हुआ क्या, गुरु को गुरु चांडाल दोष। और यहाँ क्या करते हैं, सूर्य पे भी क्या किए, और ये दुश्मन की राशि भी है, चंद्रमा की राशि है,
तो ये राहु या केतु के लिए दुश्मन की राशि भी हो गई। सूर्य को ग्रहण लगा दिए, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण क्या, सूर्य के ऊपर छाया होगा, सूर्य का प्रभाव जातक पे नहीं आ रहा, जातक के व्यक्तित्व पे नहीं आ रहा, उस पे जो है राहु का प्रभाव आ गया, केतु का प्रभाव आ गया। अब जातक का व्यक्तित्व ही जब हो जाए, आत्मा ही दुखी हो जाए, और इधर क्या गुरु को जो ज्ञान होता है, ज्ञान को दूषित कर, अब ऐसा जातक कितना भी बढ़िया कार्य कर ले, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी, उसको उस भाव से क्रेडिट नहीं मिलेगी। ऐसे जातक का मन, क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो मन भी अशांत रहेगा, पिता को दिक्कत, माता को दिक्कत। ऐसा जातक कई बार आत्महत्या के लिए सोचेगा, आत्महत्या के लिए सोचेगा, क्योंकि है क्या, राहु करते क्या, राहु उसका प्रभाव तो छोड़ देंगे। अब गुरु और सूर्य जो है, गुरु सूर्य है तो ऐसा जातक शुभ काम करना चाहता है, धार्मिक बनना चाहता है, लेकिन धार्मिक होते होते कई बार उससे गलतियां करा देंगे राहु। गलतियां मतलब धर्म में है, पंडित के भेष में है, ऐसा कोई ऐसी गलती कर गया कि उसकी लोग अवहेलना करने लगेंगे, उसकी बेइज्जती करने लगे। तो उस दुख से दूर होके या अपने क्रोध के कारण, अब चूंकि राहु कर क्या, क्रोध भी बढ़ा देंगे, क्रोध भी बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्रोध के कारण ऐसी कोई गलती कर जाएगा, बाद में कई बार कई लोग कहते हैं अपना ही सर पीटना शुरू कर देते हैं, ऐसे जातक होता, कई बार अपना ही सर पीटना शुरू कर देगा, या आत्महत्या का विचार भी ऐसे जातक में आता है। लेकिन गुरु है, वहां आत्महत्या करेगा नहीं, लेकिन आत्महत्या का विचार आएगा, आत्महत्या की कोशिश करेगा, आत्महत्या की कोशिश करेगा, लेकिन गुरु है वो करने नहीं देंगे, ठीक है। असफल कोशिश, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी। ऐसा जातक कई चीजों में माहिर हो जाएगा, लेकिन उसको क्योंकि सूर्य क्या सरकारी चीजों में, मान लो सरकारी नौकरी के लिए कर रहा है कार्य, तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ने में मार्क्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, नंबर बहुत बढ़िया आ रहा है, पढ़ने में भी तेज है, लेकिन उसको उसका जो यश मिल रहा है, उसका कीर्ति मिल रहा है, वो चीज नहीं मिल रहा है, कि ये दिक्कतें आएगी। कई बार उसको निराशा हाथ लगेगी। समझ में आ गया संजय जी? जिस जातक की कुंडली है, ऐसा होता है उसके साथ। संजय जी, जिस जातक, हाँ अच्छा, अब यहाँ क्या शादी में भी विलंब कराएंगे? शादी में होता क्या, पहले तो उस पर शादी के रिश्ते आएंगे, शादी के रिश्ते आएंगे, ये जातक ही अपने अनुरूप लोगों को समझेगा ही नहीं, क्योंकि राहु करते हैं क्या, राहु घमंड को बढ़ा देते हैं, मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूं, हमारे योग्य नहीं है, तो शुरू में तो ये स्थित कर देंगे, अब बाद फिर शादियां आएंगी नहीं, इस वजह से शादी में भी विलंब होता है, ठीक है। अब ऐसे जातक के माता पिता को भी कई प्रकार के रोग, देखिए चंद्रमा के घर में तो ऐसे बार नस संबंधी दिक्कतें माता पिता को हो सकती है, नस संबंधी दिक्कतें, या इनके जो है हार्ट में दिक्कत, हार्ट समझ रहे हैं ना, हार्ट में दिक्कत, नसों में दिक्कत, सर में दर्द, ऐसे जातक के भी सर दर्द इत्यादि की संभावना बढ़ती है। क्रोध, प्रचंड क्रोध, क्रोध की अधिकता ऐसे जातक में होती है। और ऐसे जातक कई चीजों में माहिर होते हैं, ऐसी बात नहीं कि माहिर नहीं, लेकिन वो जितना माहिर होते हैं उसका उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता। शादी में भी इनके विलंब होता ही है। समझ में आया? जी गुरुजी। हाँ, तो इस जातक में ऐसे लक्षण आएंगे। इसकी शादी के लिए क्या जातक है या जातिका? गुरु जातक है, इसका जातक है, भगवती शरणम गच्छ, भगवती का पूजन कराएं, उपाय नोट करें शादी के लिए। जी एक दूल्हे के कई बार मोर में कलंगी लगती है, कलंगी 5 या 10 रुपए की मिलती है। हाँ, तो एक कलंगी ले, 1.25 किलो 1.25 पाव मीठा ले, लाल कपड़ा या लाल चुनरी, लाल कपड़ा ले ले या लाल चुनरी ले ले माता के लिए, ठीक है। 7 पीस दूब घास, 7 पीस हल्दी, हल्दी की गांठी वाली जो हल्दी होती है,
एक पीस, एक पुड़िया, गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। नोट में मेरी आवाज गुरुदेव बीच बीच में कट कट के आ रही है आपकी आवाज। हेलो गुरुदेव आपकी आवाज कट कट के आ रही है। गुरुजी आपकी माइक भी म्यूट हो गई है। हेलो जी गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं, आते हैं। नेटवर्क के कारण गुरुजी को बहुत दिक्कत है। जी सुरेंद्र जी उपाय क्या बताया गुरुदेव ने? जी गुरुजी उपाय बता रहे। गुरुवन ने बताया कि दूल्हे के चेहरे पे लगने वाली एक कलंगी, सवा पाव मीठा, कलंगी माने संजय जी हाँ संतोष जी, कलंगी होती है दूल्हे के जब मुकुट पहनता है ना, वो आपके यहाँ महाराष्ट्र में चलता है कि नहीं? दूल्हा तो आजकल तो पहले जी, जी, मोर जी। लगाता था। हाँ अब आजकल एक टोपी जैसी लगाते हैं, उसमें एक कलंगी लगी रहती है, मोर पंख इत्यादि लगा रहता है, उसी को कलंगी बोलते हैं। संतोष जी? जी जी गुरुदेव। हाँ जी जी समझ में आया गुरुदेव। जी तो देखो, एक कलंगी हो गई, 7 पीस दूब घास, 7 सुपारी, सवा पाव पीला चावल और 1 पाव लड्डू या मिठाई या बतासा, जो भी कोई मीठा रख ले। 7 फूल की माला, 7 पीस फूल की माला, 1 सिंदूर की पुड़िया और 11 रुपया, ये लेके उस जो हमने चुनरी बताया उसी चुनरी में रख के माता के मंदिर में जाए सोमवार या शुक्रवार के दिन। वैसे क्योंकि शुक्रवार के दिन ज्यादा बढ़िया पड़ेगा। शुक्रवार के दिन जाएं और माता को अर्पित करके, भगवती दुर्गा की मंदिर हो, काली की मंदिर हो, भगवती मंदिर में जाएं और माता को निश्चल मन से आराधना करें, पूजन करके ये सारा सामान माता को अर्पित करें। अगर इसमें तो पंडित जी पुरोहित जो है वहां कुछ प्रसाद देते तो बोल रहे नहीं महाराज आपके लिए, इसमें से प्रसाद न ले, कोई अलग से प्रसाद अगर कोई देते हैं पुजारी जी तो उस प्रसाद को ले लें और माता को अर्पित करके आए। हमारे ख्याल से 1 महीने से सवा महीने में रिश्ता हो जाएगा। अगर नहीं होता तो सवा महीने बाद फिर काम करें। ये प्रयोग 2-3 बार करने से निश्चित ही शादी के संबंधित सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर पहली बार में ही हो जाती है, लेकिन राहु जनित प्रभाव है तो हो सकता है कई बार 2 या 3 बार, लेकिन ऐसा ये चीज करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और जातक अथवा जातिका की शादी शीघ्र ही हो जाती है। ठीक है। पीले चावल कितने बताए थे? पीले चावल, उसी चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल लो, थोड़ा सा 2 बूंद पानी डाल लो, पीला हो जाएगा। सवा पाव, 250 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, सवा पाव। हाँ सवा पाव। तो सभा हो गई, अब विश्राम का टाइम 9:21 हो गया, ठंड भी लग रही, मैं बाहर खड़ा हूँ। जी जी गुरुदेव। हाँ तो शांति पाठ करें और सभा को विराम दे। हर हर महादेव, सब लोगों को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, शुभ रात्रि गुरुदेव। शांति पाठ कराएं सुरेंद्र जी, शांति पाठ कराएं या निर्मल जी कोई भी बोले, संजय जी भी बोल सकते हैं। हरि ओम माधव शांतिरंतर सर्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वृक्षिः शांतिर्स्य देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण
शांति सामा शांतिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः असुभ्यं सुशांतिर्भवतु। हर हर महादेव सभी को। सभी मित्रों को हर हर महादेव। शुभरात्रि। शिवरात्रि।